हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द एक्सप्रेस पे। और हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं गुप्त काल के बारे में। अब इसके आगे आज हम लोगों को देखना है गुप्तोत्तर काल 550 से 750 एडी। अब गुप्तोत्तर काल में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो हर्षवर्धन था। तो हम लोगों को इस काल में हर्षवर्धन को पढ़ना है। बाकी इसके आगे जितने भी शासक थे बहुत ज्यादा उनका स्थान नहीं है इतिहास में, लेकिन जो हम लोगों को पढ़ना है वो हर्ष को पढ़ना है इसमें। तो अब हर्ष के बारे में हमें पढ़ना है तो हम इसके बारे में सबसे पहले अगर सामान्य से परिचय की बात करें तो इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन था। माता का नाम यशोमती। भाई था राज्यवर्धन और बहन राजश्री। ये बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के अनुसार है। हर्ष चरित्र के अनुसार तो यह हर्ष का एक सामान्य सा परिचय है कि पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम राजश्री। और ये बाणभट्ट के हर्ष चरित्र के अनुसार पता चलता है कि इनके पिता का नाम क्या, माता का नाम क्या। तो अगर हम बात करें तो गुप्तों के पतन के बाद एक बार पुनः बहुसंख्यक संख्या में छोटे छोटे राज्यों का स्थापना हुआ और उत्तरी भारत में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो सभी को राजनीतिक दृष्टि से जोड़ सके। इसी टाइम पीरियड में अनेक वंश हुए। तो जो इसी वंश में वर्धमान वंश एक था। अनेक वंशों में वर्धन वंश एक था। अब इसी वर्धन वंश के हर्ष थे। ये थानेसर हरियाणा में है। वर्धन वंश वहीं का था, थानेसर हरियाणा का। और ये इनका सामान्य सा परिचय। अब हम लोग देखेंगे कि हर्ष के सैनिक अभियान एवं विजय। हर्ष के सैनिक अभियान एवं विजय, ये हेडिंग है। हर्ष के सैनिक अभियान एवं विजय। अब इसमें लिखिएगा कि राजगद्दी संभालने के बाद सर्वप्रथम मानेसर नहीं, थानेसर, उस जगह का नाम जो थानेसर था। सर्वप्रथम थानेसर और कन्नौज दोनों राज्यों को संगठित किया। थानेसर कन्नौज दोनों राज्यों को संगठित किया। उसने कन्नौज को राजधानी बनाया। इसके बाद में अपने साम्राज्य का विस्तार नीति भी अपनाया।
सैनिक तथा कई सैनिक अभियान चलाए, लेकिन सूझबूझ का परिचय देते हुए मित्रता संबंधों को भी बढ़ाया। तो ये जो है हर्ष का साम्राज्य को बढ़ाने वाला नीति था, जो नीति अपनाई, कहीं पे युद्ध किया तो कहीं पे मित्रता बढ़ाई, तो इस हिसाब से वो अपना साम्राज्य बढ़ाया। अगर हम बात करें हर्ष के अभियान एवं विजय के बारे में, तो इसमें पहला है कि हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मा और मगध को अपना मित्र बनाया। अब कामरूप के भास्कर वर्मा और मगध को अपना मित्र बनाया, जिससे हर्ष पूरब के राज्यों से निश्चिंत हो गया कि वहां से मित्रता कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसका राज्य पूरब से जो है सुरक्षित हो गया। अब दूसरा जो उसका विजय अभियान था कि हर्ष ने वल्लभी गुजरात के शासक ध्रुवसेन को हराया, लेकिन उसके बाद हर्ष ने ध्रुवसेन से अपनी पुत्री की शादी करा दी, जिससे वह गुजरात के तट तक उसका साम्राज्य जो है फैला। फिर अगला है कि हर्ष चरित्र में नेपाल तथा कश्मीर में भी उसका प्रभुत्व दिखाया गया। यह हर्ष चरित्र में बताया गया कि नेपाल और कश्मीर में भी उसका प्रभुत्व था। अब उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार करने के बाद हर्ष ने उत्तरापथ स्वामी उपाधि ग्रहण की। उसने दक्षिण में भी अभियान किया लेकिन असफल रहा। अब हम बात करते हैं हर्ष पुलेकिसी युद्ध का। अगर हम बात करें हर्ष पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। इस युद्ध की सूचना रवि कृति के ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में मिलती है। तो ये तो हो गया इनका विजय अभियान। अब अगर हम हर्ष का इतिहास में स्थान देखेंगे, हर्ष का इतिहास में स्थान, तो इसमें जो है सकारात्मक नीति से, सकारात्मक दृष्टि से और अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से, कार्यों के कारण हर्ष का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, जो निम्न है। पहला, हर्ष ने कन्नौज को काफी प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। यह आगे के इतिहास में एक
यह आगे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक सामरिक स्थान के रूप में लोकप्रिय हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि हर्ष ने जब कन्नौज को राजधानी बनाया, तो जो आने वाले टाइम में हम देखेंगे, आगे के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से पाटलिपुत्र का स्थान होता था मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, ठीक उसी तरह से आने वाले आगे के टाइम में कन्नौज का होगा। मतलब कन्नौज अगर कोई जीतता है तो ये समझो कि वो भारत जीत रहा है, ऐसा माना जाता है। फिर इसमें दूसरा है कि हर्ष साहित्य प्रेमी था, हर्ष साहित्य प्रेमी था। इसने नागानंद और प्रियदर्शिका नागानंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली नामक पुस्तकों की रचना की, तथा रत्नावली नामक पुस्तकों की रचना की। फिर अगला पॉइंट है, उसने नालंदा के पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए 100 गांवों को दान में दिया। हुएनसांग कहता है, हुएनसांग ये चीनी यात्री था, फहवान और हुएनसांग हर्ष के ही टाइम में भारत आया था। तो हुएनसांग कहता है कि वह काफी अनुदान प्रिय था, वह काफी अनुदान प्रिय था। उसने अपनी राजकीय आय को 4 भागों में बांटा था। नंबर 1 पे दरबारियों राजा पर वे, और दूसरा है विद्वानों पर वे, और तीसरा है अधिकारियों का वेतन, फिर है धार्मिक क्रियाकलापों पर खर्च। तो हर्ष के टाइम में जो हर्ष अपना जो पूरा उसका आय था वो 4 भागों पे 4 रुपए में खर्च करता था, 4 भाग पे। दरबारियों राजा पर, फिर उसके बाद विद्वानों पर, फिर अधिकारियों के वेतन जो था उस पे, फिर धार्मिक क्रियाकलापों पर जो खर्चा। फिर अगर हम बात करें तो जो हर्ष है वह एक सहिष्णु शासक था। वह सूर्य शिव तथा बुद्ध तीनों का उपासक था और सभी धर्मों के प्रति उसने उदारता अपनाई। उसने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। और हुएनसांग कहता है कि इन सभाओं में उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, मतलब दान दिया। फिर अगला पॉइंट है कि हर्ष ने चीन के साथ बेहतर राजनयिक संबंध स्थापित किए तथा दूतों का आदान प्रदान किया। महान चीनी यात्री हुएनसांग इसी टाइम पीरियड में भारत आया। तो ये हुआ हर्ष के बारे में। अब अगर हम गुप्तोत्तर काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सब चीजों के बारे में मैं तो नहीं इसमें बता रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन अगर हम बात करें कन्नौज की, तो जो स्थान पाटलिपुत्र का था वही स्थान अब धीरे धीरे आगे जो है कन्नौज का हुआ। फिर अब हम कल से पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल का जो है इतिहास पढ़ेंगे। तो बहुत
अगर आप किसी बुक से प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो जो छोटे छोटे फैक्ट मैं नहीं बताया तो वो सब बुक में मिल जाएगा। बाकी ये जो मैं इस पूरी अपनी क्लास में बताया हूं वो यूपीपीसीएस और यूपीएससी की जो पाठ्यक्रम है उसी का ये उसका पूरा पाठ्यक्रम था। अब इसमें आप अगर कोई भी एक बुक पढ़ेंगे तो मान लीजिए जो मैं नहीं बताया छोटे छोटे फैक्ट हुए या और कुछ भी तो वो सब उसमें आप मिल जाएंगे। तो प्राचीन इतिहास जो है, अब इसमें प्राचीन इतिहास आर्ट एंड कल्चर के बारे में मैं नहीं कुछ बताया हूँ। और स्टार्टिंग के चैप्टर जैसे नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तो ये सब मैं स्टार्टिंग का नहीं बताया हूँ, फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।